नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल को देखेंगे। यानी यह लेक्चर जो होगा आधारित है संविधान की उद्देशिका पर। और यह लेक्चर इसमें जो है देखें तो समसामयिक घटना चक्र के नोट्स शामिल हैं। इसके बाद जीएस वर्ड के माइंड मैप के नोट्स भी शामिल हैं और बेयर एक्ट के नोट्स भी इस लेक्चर में महत्वपूर्ण रूप से शामिल किए गए हैं। साथ ही इसमें एम लक्ष्मीकांत के भी इनपुट निहित रहेंगे। तो चलिए देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है संविधान के उद्देश्य का या प्रियम्बल को देखेंगे। और यह लेक्चर जो है देखें तो पीटी मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी देखें तो यह आपका संघ लोक सेवा आयोग की पीटी और मुख्य परीक्षा के लिए और एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रारंभिक और मेंस एग्जाम दोनों के लिए महत्वपूर्ण। इसके अंतर्गत यूपीपीएससी मेंस एग्जाम 2024, पीटी एग्जाम 2025, बीपीएससी पीटी मेंस और दोनों के लिए, एमपीएससी पीटी मेंस दोनों के लिए, आरपीएससी जेपीएससी यूपीपीएससी, साथ ही यूपीट्रिपलएससी यानी अग्नि सेवा चयन आयोग लखनऊ एसएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। यानी एसएससी यूपीट्रिपलएससी और एसएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इसमें देखते हैं उद्देश्य का या प्रियम्बल को समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं समसामयिक घटना चक्र की जो नोट्स है उसके आधार पर इसको देखते हैं। तो इसकी भूमिका सबसे पहले इसको बैकग्राउंड देख लेते हैं। उद्देशिका को प्रस्तावना कहते हैं। यानी उद्देशिका या प्रस्तावना परिचयात्मक यानी इंट्रोडक्टरी होती है। यानी उद्देशिका या प्रस्तावना क्या है? परिचयात्मक यानी इंट्रोडक्टरी होती है। प्रायः प्रत्येक अधिनियम के प्रारंभ में एक उद्देशिका रहती है। उद्देशिका में उन लक्ष्यों का उल्लेख किया जाता है जिनकी प्राप्ति के लिए कोई अधिनियम पारित किया जाता है। यह विधायी मंतव्य तथा नीति लेजिस्लेटिव इंटेंट एंड पॉलिसी के बोध में सहायक होती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 एससी के मामले में न्यायमूर्ति सुब्बाराव ने कहा, यानी गोलकनाथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टिक किया गया है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के मामले में न्यायमूर्ति सुब्बाराव ने कहा कि उद्देशिका, ध्यान देना है कि गोलकनाथ मामले में उद्देशिका में क्या कहा गया? उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों या आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। यह कथन कब कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? न्यायमूर्ति जो सुब्बाराव है उन्होंने क्या कहा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में? तो ये उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों या आकांक्षाओं के उल्लेख करती है। हमारे संविधान का उद्देश्य इस प्रकार, यानी हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है या उद्देश्य किस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। हम भारत के लोग, संविधान की प्रस्तावना ही शुरू होती है हम भारत के लोग, यानी वी पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख देखें तो 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एते द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी संविधान जो है बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, इसलिए 26 नवंबर को 2010 से देखें 15 से देखें 2015 से जो है 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जा रहा है। अभी 2024 में 10वां विधि दिवस मनाया गया, संविधान दिवस मनाया गया। तो 26 नवंबर को यह बनकर तैयार हुआ और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। उस दिन हमारा देश जो है पूर्ण रूप से गणराज्य देश बना। अर्थात संविधान लागू होने का आशय हुआ कि यहाँ पर जो सर्वोच्च व्यक्ति है वह निर्वाचित होगा, अर्थात वह पैतृक नहीं बल्कि कोई भी आम नागरिक जो है भारत का नागरिक है वो सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकता है, गणराज्य बना। और जबकि भारत राष्ट्र यानी अपने देश को जो आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को ही, यानी 3 साल पूर्व ही मिल चुकी थी संविधान लागू होने के। तो ये उद्देश्य का रहा। अब इसको बेयर एक्ट और जो है माइंड मैप यानी जीएस वर्ड के माइंड मैप से भी समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसका विस्तार करते हैं। तो इसमें देखते हैं यानी जीएस वर्ड का जो माइंड मैप बेस्ड ऑन माइंड मैप नोट्स इसमें देखें तो यह संविधान के उद्देश्य का यह प्रस्तावना, इसको अभी हमने देख लिया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रस्तावना को हमने देख लिया या जो उद्देश्य का उसको हमने समझने का प्रयास किया। प्रस्तावना के संबंध में मुख्य बातें जो एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको समझते हैं। तो इसमें देखिए 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। यहीं बाद में उद्देश्य का या प्रस्तावना बने उद्देश्य प्रस्ताव जो कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से इसमें 3 शब्द जोड़े गए, कौन? समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता, और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया
यानी जो संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया और प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिए गए, और प्रस्तावना जो है ये अमेरिका के संविधान से ली गई, जबकि भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके बाद इसमें देखें तो प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट के विचार, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से अक्सर एग्जाम में पूछता है कि प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट के क्या विचार हैं। समय समय पर विचार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। तो इसमें देखें सबसे पहला जो आपका आता है गोपालनवाद है। ये 1950 में ही, यानी संविधान लागू होने के कुछ समय बाद ही गोपालनवाद आता 1950 का। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, शक्ति का स्रोत नहीं। यह गोपालनवाद में जो सुप्रीम कोर्ट के विचार यह थे। बेरुवाड़ीवाद 1960, यानी इसके 10 साल बाद, यानी संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अभी हमने देखा, और जबकि बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो गोपालनवाद संविधान लागू होने के कुछ समय बाद ही आया, और जबकि इसके 10 साल बाद बेरुवाड़ीवाद आया 1960 में। कोर्ट ने इसे संविधान का भाग नहीं माना। ध्यान देना है कि दोनों ने इसे संविधान का भाग नहीं माना, पहले दोनों वाद में। इसके बाद यह गोलकनाथवाद में कोर्ट ने उद्देश्य को संविधान की मूल आत्मा कहा। इसके बाद जो है गोलकनाथवाद जो है, अभी हमने देखा था, गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देश्य को संविधान का मूल आत्मा कहा। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारतीवाद। अक्सर एग्जाम पूछता है, केशवानंद भारतीवाद में कोर्ट द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और इसे मूल ढांचे का हिस्सा बताया गया था संविधान तथा, यानी बताया गया था संसद इसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते, ऐसा इसमें कहा गया, केशवानंद भारतीवाद में कहा गया है। जबकि संविधान की मूल आत्मा जो है गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देश्य को कहा। उद्देश्य की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी उद्देश्य के जो नेचर है वह न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग अंगीकृत, अनियमित और आत्मार्पित करते हैं भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करती है। प्रस्तावना पर विद्वानों के विचार को यदि समझते हैं तो इसमें देखें तो प्रस्तावना के विचार में सबसे पहले देखें तो यह जो है अम्बेडकर जी हैं, यानी जो संविधान सभा में जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर जी थे। तो इसमें देखें संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह समिति, यानी यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे, जिनके नाम इस प्रकार से, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे, यही जो कि प्रस्तावना पर इनके विचार को हम देखने जा रहे हैं। और इनके अलावा जो 6 सदस्य थे उसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर जी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे, डॉक्टर के एन मुंशी जी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधवन राय, इन्होंने बीएल मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद टीटी कृष्णाचार्य जी थे, इन्होंने सन 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। तो ये जो थे प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अध्यक्ष। इनके जो प्रस्तावना पर क्या विचार है, तो उन्होंने कहा संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। और के एम मुंशी जी ने क्या कहा, ये भी के एम मुंशी जी देखें तो ये भी आपके जो हैं यानी प्रारूप समिति के सदस्य में शामिल थे। तो इनका क्या कहना है, प्रस्तावना पर उद्देश्य का राजनीतिक जन्मपत्र है, यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। इसके बाद देखें ए के अय्यर जी का क्या कहना है, यानी ए के अय्यर जी भी देखें तो यह प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल हैं, अर्थात इनको जो नाम देखें तो वह आपका अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी हैं। इन्होंने क्या कहा है, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक नियमों का विचार है। इसके बाद पंडित ठाकुर दास भार्गव का विचार देखें तो इसमें यह संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। इतने विचार देखें तो पंडित ठाकुर दास भार्गव जी के। इसके बाद नोट में देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जो नोट है, केशवानंद भारतीवाद संविधान की अब तक की सबसे बड़ी पीठ, इसमें 13 जज थे। केशवानंद भारतीवाद जिसमें संविधान एंड सुप्रीम कोर्ट के 13 जज शामिल थे, संविधान की अब तक की सबसे बड़ी पीठ है। गोलकनाथवाद द्वितीय सबसे बड़ी पीठ, इसमें 12 जज शामिल हुए थे। न्यूनतम पीठ में जजों की संख्या 5 होनी चाहिए। अब इसमें कुछ एम लक्ष्मीकांत के इनपुट भी इन्वॉल्व यदि करते हैं तो देखें प्रस्तावना के संबंध में मुख्य बातें क्या निहित हैं। तो प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं, यानी प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। पहला मूल तत्व क्या है, संविधान के अधिकार का स्रोत है, यानी पहला जो है एम लक्ष्मीकांत के इनपुट को हम इसमें शामिल करते हैं। तो प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। पहला जो इसमें है संविधान के अधिकार का स्रोत जो है वो प्रस्तावना है। संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, यानी पहला जो इसमें है संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, प्रस्तावना है, और संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है क्योंकि इसकी शुरुआत ही हम भारत के लोग से शुरू होती है। दूसरा जो इसके अंग हैं यानी मूल तत्व हैं वह भारत की प्रकृति है। और भारत की प्रकृति क्या है, भारत की प्रकृति एक संप्रभु राष्ट्र भारत है, समाजवादी राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है और गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश या राष्ट्र है। तीसरा इसके मूल तत्वों में शामिल है संविधान के उद्देश्य, इसके मूल तत्वों में शामिल है। तीसरा इसमें मूल उद्देश्य में पहला न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा समता, चौथा बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। और मूल तत्व में आखिरी और चौथा जो है संविधान लागू होने की तिथि का इसमें वर्णन है, अर्थात जो संविधान लागू होने की तिथि है वो 26 नवंबर 1949 है, यानी संविधान जो लागू होता है बल्कि संविधान बनने की तिथि जो है 26 नवंबर 1949 है, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और अभी हमने देखा कि यह जो आपका है
यह प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जबकि प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, यानी सर्वप्रथम यूएसए के संविधान में शामिल किया गया प्रस्तावना को। और प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ ए पालकीवाला ने इस संविधान का परिचय पत्र कहा है और जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित, इसमें हमने देखा था कि इसमें जो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और इसमें शब्दों की व्याख्या देखें तो आपका जो प्रभुत्व संपन्न है, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है, इसे आगे हम इसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन इसमें एम लक्ष्मीकांत के इनपुट को इसमें शामिल करते हुए देखते हैं। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है प्रभुत्व, यानी संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों आंतरिक अथवा बाह्य का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यह संप्रभुता का आशय है। जबकि नोट में देखें तो 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ने ली और यूएनओ में भारत की सदस्यता, भारत सदस्यता संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है। और एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। और जबकि इसमें जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, इसको देखें, इसके जो भाव है उसको समझें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। हमने देखा पहले डीपीएसपी के रूप में, यानी जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे, अर्थात पहले समाजवादी शब्द संविधान में अंतर्निहित था। इसके बाद देखें तो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर इसके अनुसार कार्य किया। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद है, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जो भारत में है। लोकतांत्रिक समाजवाद ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमार व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। इसमें गांधीवाद समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 में हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप में थोड़ा लचीला बनाया है। और इसमें जो पंथ निरपेक्ष या धन निरपेक्ष, इसको देखें तो यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और डीपीएसपी यानी जो राज्य के नीति निदेशक तत्व के पहले से अंतर्निहित था अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। इसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, इसके बारे में देखें। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था इसमें देखें तो ये दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और राष्ट्रपति के अधीन जो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था यूएसए या अमेरिका में है। जबकि प्रत्यक्ष देखें तो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक लोग अपनी शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जिससे स्विट्जरलैंड में है। और इसमें देखें तो लोकतांत्रिक रूप से देखें तो यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च शक्ति होती है जनता के हाथ में होती है। प्रस्तावना है भारत का संविधान के उद्देश्य का जो है, इसको बेयर एक्ट के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें भी देखें जो उद्देश्य का है वह हम भारत के लोग से शुरू है, यानी यह हमने 3 नोट्स के माध्यम से समसामयिक घटना चक्र और माइंड मैप जो जीएस वर्ड का था उससे, और बेयर एक्ट जो है संविधान के महत्वपूर्ण एक बुक है, उसमें देखें तो ये सारा जो चीज़ है, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग से शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी पहला देख सकते हैं, जो पहला इसमें बनाया है, यानी यह जो दिया गया है पहला, और इसमें पहला और दूसरा यहाँ पर है, और तीसरा जिसमें देखें तो यह आपका जो है, यानी दो ही इसमें जो है नोट पॉइंट में है। यानी पहला संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा, यानी इतना तारीख से प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और गणराज्य स्थान पर प्रस्तावित किया गया। संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1946 की धारा 2 द्वारा 3/1/1970 से राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रस्तावित किया गया। कहने का आशय इसमें यह हुआ कि जो 42वां संविधान संशोधन, यानी जो इसमें नोट निकाला है नंबर 1 और नंबर 2, इसका मतलब है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो लागू देखें तो 3/1/1977 यानी 3 जनवरी 1977 से यह इसमें प्रतिस्थापित किया गया, के द्वारा इसमें समाजवादी पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। राष्ट्र की अखंडता शब्द, राष्ट्र की एकता की जगह राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए, और प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर जो है वह समाजवादी पंथनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जो 3 जनवरी 1977 से इसमें शामिल किए गए।
इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि भारतीय संविधान को उद्देश्य अथवा प्रस्तावना में देखें तो 3 तरह के न्याय की बात कही गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय की बात कही गई है। 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी इसमें 5 तरह की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता। 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। और 2 तरह की समानता है, यानी समानता जो है इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। अब इसमें देखते हैं उद्देशिका में अभिव्यक्त मुख्य उद्देश्य को इसमें समझ लेते हैं और इसमें समसामयिक घटना चक्र का जो नोट्स है इसके माध्यम से समझते हैं। तो संविधान के उद्देशिका के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं। इसके उद्देश्य को हालांकि हमने देखा जो बेयर एक्ट के माध्यम से भी समझा और जो है जीएस वर्ड का जो माइंड मैप नोट था उसमें भी समझा। और इसमें देखते हैं समसामयिक घटना चक्र के जो नोट्स उसमें क्या है। तो संविधान के उद्देशिका के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से: भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना इसके उद्देश्य में शामिल है। दूसरा इसका देखें तो भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय दिलाना, यानी 3 तरह की न्याय इसमें चर्चा की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है भारत के समस्त नागरिकों को। तीसरा इसमें देखें तो भारत के समस्त नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना, इसमें भारत के समस्त नागरिकों को प्रदान करने के लिए इसमें बातें कही गई हैं कि भारत के समस्त नागरिकों को व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने का इसमें बात कही गई है। इसके बाद देखें तो उद्देशिका का महत्व यानी सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल को जल्दी से देखते हैं। तो ये संविधान का स्रोत इंगित करती है, यानी इंपॉर्टेंस को हम देखें तो उद्देशिका जो संविधान का स्रोत इंगित करती है, उद्देशिका इस बात को स्पष्ट करती है कि स्वयं भारतवासी संविधान के स्रोत हैं। यानी संविधान के स्रोत कौन है? तो भारत के वासी या भारत के नागरिक हैं। यह उन अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को घोषित करती है जिनकी प्राप्ति भारतवासियों का अभिष्ट है। यह भारतीय राज्य व्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं को बताती है। उद्देशिका का अधिनियम खंड संविधान को प्रवर्तन में लाता है। उद्देशिका संविधान का भाग है एवं उद्देशिका संविधान का भाग है, अतः संविधान के निर्वचन में इसका अवलंबन लिया जा सकता है। इसे संशोधित भी किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि इसे संशोधित भी किया जा सकता है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। उद्देशिका का संविधान के निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन के महत्व, उद्देशिका का संविधान के निर्वचन या इसके इंटरप्रिटेशन में महत्व क्या है, तो इसमें देखें बारी बारी से वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन बेरुवाड़ी यूनियन 1960 SC 845 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह मत व्यक्त किया कि भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। यानी 1960 में हमने शुरू में इसको चर्चा कर लिया था। अतः उद्देशिका को किसी सार्ववान शक्ति का स्रोत नहीं माना जा सकता। सार्ववान शक्तियां तो संविधान के विभिन्न प्रावधानों में भी निर्दिष्ट उपबंधित हैं। उद्देशिका मात्र सीमित प्रयोज्यता रखती है। उद्देशिका का महत्व केवल तब होता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो। संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की कुंजी है। यह इस वाद के अंतर्गत जानकारी है। इसके बाद देखें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाद है, यहाँ देखें तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 SC 1461 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुवाड़ी के मामले में दिए गए निर्णय को उलटते हुए अब अभी निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न भाग है। भाग ही नहीं बल्कि अभिन्न भाग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में किसी साधारण अधिनियम में उद्देशिका को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि संविधान में है। यानी किसी साधारण अधिनियम में उद्देशिका को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि संविधान में। संविधान के उपबंधों के निर्वचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है। मुख्य न्यायमूर्ति सीकरी के शब्दों में देखें तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे संविधान की उद्देशिका अति विशिष्ट महत्व रखती है तथा संविधान का अध्ययन एवं अर्थान्वयन उद्देशिका में अव्यक्त उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ उद्देश्यों के आलोक में किया जाना चाहिए। उद्देशिका में संशोधन देखें तो यह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में 2 महत्वपूर्ण बातें निर्धारित की गई। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान का अंग है, अतः संविधान के किसी अन्य उपबंध की तरह उद्देशिका भी संशोधन योग्य है। भारत के संविधान की उद्देशिका संशोधनीय है, लेकिन उद्देशिका में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो संविधान के आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करता हो। अतः जब तक केशवानंद भारती 1973 के मामले में दिया गया निर्णय उलट नहीं दिया जाता, तब तक उद्देशिका में दिए गए संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करता है। अभी तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया। उद्देशिका में संशोधन केवल संकल्प खंड में होगा। अब इसमें देखते हैं उद्देशिका में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों को इसमें देख लेते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े जाने के बाद उद्देशिका में महत्वपूर्ण यानी लिखित महत्वपूर्ण शब्द हो गए हैं। उद्देशिका में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पीटी अवनेश दोनों के लिए। तो इसमें 6 महत्वपूर्ण शब्द उद्देशिका में हैं या निहित हैं। पहला प्रभुत्व संपन्न है, हालांकि इसको हमने जो है एम लक्ष्मीकांत के जो इनपुट या नोट थे उसके माध्यम से समझने का प्रयास किया था, इसमें भी देखेंगे। दूसरा समाजवादी है यानी सोशलिस्ट है, पहला सूर्य रीजन था। तीसरा यानी दूसरा इसमें सोशलिस्ट, तीसरा इसमें जो है पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर स्टेट या सेकुलर राष्ट्र नेशन, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, चौथा इसका जो है महत्वपूर्ण पद या लक्षण है, पांचवा इसमें गणराज्य रिपब्लिक है, और छठा एकता और अखंडता यूनिटी एंड इंटीग्रिटी यानी संविधान के जो उद्देश्य का है या प्रस्तावना, उसमें ये 6 महत्वपूर्ण जो शब्द हैं या एक उसके गुण हैं हमारी प्रस्तावना के संविधान के। तो इसमें सबसे पहले हम प्रभुत्व संपन्न को देखते हैं और रीजन को देखते हैं। तो प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता शब्द, संप्रभुता
संप्रभुता संपन्न शब्द इस बात का बोधक है कि भारत आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। ये संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत अपने राष्ट्रीय तथा वैदेशिक नीतियों के मामले में पूर्णतः स्वतंत्र है। वह किसी भी देश से मित्रता और संधि कर सकता है। यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात से ही भारत ब्रिटिश राष्ट्रकुल यानी कॉमनवेल्थ का सदस्य है, तथापि वह सदस्यता भारत की संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि भारत की राष्ट्रकुल की सदस्यता स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी है तथा वह कभी भी इसका परित्याग कर सकता है। दूसरा इसमें शब्द देखें तो समाजवाद इन सोशलिस्ट है। समाजवाद की अवधारणा उद्देश्य में प्रयुक्त सामाजिक एवं आर्थिक न्याय में अंतर्निहित है। संविधान निर्माताओं ने इस आर्थिक न्याय को परिभाषित नहीं किया। देश में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था स्थापित की जाए इसको शासन करने वाले लोगों को छोड़ दिया गया है। संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इस आर्थिक न्याय को एक निश्चित दिशा देता है। समाजवाद शब्द उद्देश्य इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया। समाजवाद शब्द को कठोरतः परिभाषित नहीं किया जा सकता। समाजवादी और लोकतांत्रिक दोनों प्रकार के संविधान इस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किंतु इतना तो स्पष्ट है कि समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के मुख्य साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। भारतीय संविधान ने इस दिशा में एक बीच का मार्ग अपनाया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रयास में अग्रसर है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का है, यानी यहाँ पर निजी और सरकारी दोनों जो अर्थव्यवस्थाएं फलती फूलती हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अर्थात यहाँ भारत कृषि प्रधान देश भी है और उत्पादन के श्रेणियों पर इसमें आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था के मिश्रित अर्थव्यवस्था में चर्चा विस्तृत रूप से कर चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, वो जो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। इसके बाद देखें एक्सेल वीर बनाम भारत संघ 1979 के जो मामला था यानी एससी सुप्रीम कोर्ट के मामले में, उस न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि समाजवाद शब्द का प्रभाव यह है कि न्यायालय को राष्ट्रीयकरण एवं राज्य स्वामित्व को अधिक प्रभाव देना चाहिए। जब तक वैयक्तिक कारखाने एवं वैयक्तिक संपत्ति को मान्यता प्राप्त है तो हमारे आर्थिक ढांचे का एक बड़ा भाग उससे शासित होता है, तब तक समाजवाद एवं सामाजिक न्याय को बहुत कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता है। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में निजी स्वामित्व वाले वर्ग की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसके बाद देखें तो डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ जो वाद 1983 सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि समाजवाद का मूल तत्व दुर्बल वर्ग तथा कर्मकारों के जीवन स्तर का उन्नयन यानी अपलिफ्टमेंट करना था। उन्हें जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा यानी प्रत्याभूत सिक्योर करना है। आर्थिक समानता एवं आय का समान वितरण समाजवाद का आधार है। ध्यान देना है कि आर्थिक समानता एवं आय का समान वितरण समाजवाद का आधार है। समाजवाद गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। यह समाज का वह स्वरूप है जिसकी स्थापना हम भारत में करना चाहते हैं। इसके बाद पंथ निरपेक्ष शब्द के बारे में देखें तो यानी सेक्युलर जो शब्द है, तो पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्षता की अवधारणा संविधान के उद्देश्य में प्रयुक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता में पहले से अंतर्निहित है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मात्र से स्पष्ट किया गया। धर्म निरपेक्षता एक नकारात्मक शब्द है, यानी धर्म निरपेक्षता एक नकारात्मक शब्द है जो राज्यों को कोई विशिष्ट धर्म न घोषित करने एवं धर्मगत मामलों में राज्यों को तटस्थ रहने की भावना से प्रेरित है। अतः धर्म निरपेक्षता का अर्थ धार्मिक तटस्थता से है, जबकि पंथ निरपेक्षता एक सकारात्मक शब्द है। यानी पंथ निरपेक्षता एक सकारात्मक शब्द है जबकि धर्म निरपेक्षता जो है यह नकारात्मक शब्द है, जिसका आशय समाज के व्यापक एवं दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए यथासंभव सभी धर्म के लोगों को मदद करना है। साथ ही यह विधि निर्मित करके उन धार्मिक बंधनों से मुक्त भी करता है जो मानव की सहज गरिमा के विरुद्ध है। इस प्रकार पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य यानी पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है तथा उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य किसी धर्म में आस्था रखने तथा उसके अनुरूप आचरण करने एवं उसे प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 एससी मामले में उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह अभी निर्धारित किया कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी पंथ निरपेक्षता को जो है संविधान का आधारभूत ढांचा किसमें कहा गया है, तो एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक शब्द की व्याख्या को देखें जो भारतीय संविधान यानी प्रस्तावना के मूल लक्षणों में शामिल है। तो लोकतंत्रात्मक शब्द इस बात का परिचायक है कि भारत में जनता का शासन है। लोकतांत्रिक शब्द लोकप्रिय शासन यानी पॉपुलर गवर्नमेंट का संकेत करता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतांत्रिक सरकार को जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन कहा है। इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं, वे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है। इसके बाद 5वां इसके लक्षण या जो शब्द नहीं थे वह गणराज्य रिपब्लिक है। तो भारत एक गणराज्य, गणराज्य में राष्ट्राध्यक्ष यानी हेड ऑफ स्टेट वंशानुगत सम्राट न होकर जनता द्वारा परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि अर्थात 5 वर्ष के लिए परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। यानी जब भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भारत जो एक गणतांत्रिक या रिपब्लिक राज्य बना, यानी देश बना, रिपब्लिक कंट्री बना। इसके बाद 6वां इसमें जो निहित शब्द है वो एकता और अखंडता है। यानी इसमें आखिरी जो शब्द है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो इसके लक्षणों में शामिल है। तो अखंडता शब्द का समावेश पृथकतावादी प्रवृत्तियों को निरुत्साहित करने के लिए किया गया। अखंडता की अवधारणा संविधान की संघात्मक प्रकृति से पहले निहित है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ यानी यूनियन होगा। अनुच्छेद 1 से यह स्पष्ट है कि भारतीय संघ से किसी राज्य को पृथक होने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 के अधीन राज्य को नागरिकों की स्वतंत्रताओं पर देश की एकता और अखंडता के लिए युक्तिबंधन निवर्धन लगाने की शक्ति प्राप्त है। इसके बाद एग्जाम दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं, जो प्रश्न बनते हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसमें, यानी शब्दों को हमने व्याख्या कर लिया। इसके बाद देखें तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। भारत के संविधान निर्माताओं का मत उद्देश्य में प्रतिबिंबित होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही आवश्यक परिवर्तन के बाद संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का बनाया गया।
उद्देशिका में अब तक एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किया गया, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। और के एम मुंशी, ये जो कि प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल है, के अनुसार प्रस्तावना हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। वीरवादी के वाद में न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना, इस पर हमने चर्चा कर लिया है। प्रस्तावना या उद्देशिका को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में संविधान का अंग माना गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के बाद में उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। भारत के संविधान के प्रस्ताव में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता है। और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। और 1 प्रकार की भातृत्व यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछता है। का उसी क्रम में यानी क्रमशः उल्लेख किया गया है, यानी इसमें हुआ, यानी हमने देखा ऊपर जो यह नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय, यानी ध्यान देना है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में जो आर्थिक न्याय यानी इकोनॉमी जस्टिस का उपबंध उद्देशिका और राज्य के निर्देश नेतृत्व दोनों में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि यानी जो ये उद्देशिका और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी राज्य के निश्चित नेतृत्व में दोनों में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया, ध्यान देना है। यानी जो 5 तरह के न्याय को हमने देखा, 5 तरह के न्याय जो इसमें है वह कौन कौन से हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना है। धर्म है लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई है, यानी पंथनिरपेक्ष जो है अपना देश है या राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना में संघीय, लोक कल्याण तथा आर्थिक स्वतंत्रता को उल्लेख नहीं किया गया। संविधान की प्रस्तावना में संघीय, लोक कल्याण तथा आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं किया गया, जबकि आर्थिक जो न्याय है वह बात किया गया है। यानी जो प्रस्तावना में आर्थिक न्याय शामिल है, यानी न्याय के अंतर्गत जो हम देखा सामाजिक न्याय, 3 तरह के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, समानता 2 प्रकार की है और 1 प्रकार की भातृत्व है, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुता है।